हमारा मीटिंग प्लान का ये उस लिंक कर दो। जी सेम लिंक कर दो। सेम लिंक, सेम लिंक कर देंगे। तो क्योंकि मैंने लिंक जो है वो 3 घंटे का लिंक क्रिएट किया हुआ ना, तो वो बार बार करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सो लेट अस शेयर। चलिए, सो अभी यहाँ पे हमारे पास ये डॉक्यूमेंट दोबारा विजिबल है, और मैंने आपको कहा कि जी हमने इसको अभी जो हमने कंटेंट कवर किया उस लिहाज से इसको देखते हैं कि इसके अंदर किस तरीके से सिमिलर चीजें एड्रेस हुई हुई हैं। सो वी हैव द टाइटल, एंड टाइटल शोज कि किस एरिया में या किस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस पे बात की जाएगी। सो सॉफ्टवेयर कॉस्ट एंड एफर्ट एस्टिमेशन के ऊपर बात हुई हुई है। एब्स्ट्रैक्ट जो है इट इज प्योरली रिटन अबाउट के इस पर्टिकुलर एसएलआर के लिए क्या तरीका इस्तेमाल किया गया है, क्या बेंचमार्किंग की गई है, और किस तरह के काम को इंक्लूड किया गया है। तो ऐसी बात होनी चाहिए। ये विद विद द टाइम चीज़ें जो है वो आपकी इंप्रूव होती हैं। लाइक इसमें अगर आप थोड़ा सा मैं फॉर द सिलेक्टेड 52 आर्टिकल्स, ठीक है, तो देखें इसमें कुछ 52 आर्टिकल्स के ऊपर बात की हुई है, और डेफिनेटली कुछ कंस्ट्रेंट्स डिफाइन किए गए हैं, क्योंकि लिटरेचर तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है, उसके अंदर से कुछ चीज़ें सिलेक्टेड की हैं तो उनके बारे में कुछ बातें की हैं। खैर, हम इनकी डिटेल्स में उस तरह से नहीं जाते। तो इंट्रोडक्शन सेक्शन के अंदर मैंने आपसे कहा था कि क्या क्या होगा। आप अपना प्रीमाइस देते हैं, नीड एनालिसिस करते हैं कि ये करने की जरूरत क्यों है, और रेशनल डेवलप करते हैं। ठीक है, रेशनल के बारे में तो ये शुरू के जो जितने पैराग्राफ्स हैं वो उसी रेशनल को डेवलप कर रहे हैं। और अल्टीमेटली यहाँ पे अगर आप देखते हो तो इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन हुए उसके बाद। ठीक है, कि ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं इस पर्टिकुलर एसएलआर को लिखने के लिए। राइट, और उस एसएलआर के पर्सपेक्टिव से फिर कुछ रिसर्च क्वेश्चंस लिखे जाएंगे। बट वी मूव बिफोर दैट। आप देखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल, एक छोटा सा सब सेक्शन अगेन लिटरेचर रिव्यू का है, जो कि बता रहा है कि कौन कौन सी ट्री डायग्राम है मेरी, कौन से मेथड सब अप्रोचेज हैं जिन एरियाज को हम इसके अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सपर्ट जजमेंट बेस्ड अप्रोचेस के ऊपर बात की जाएगी, अल्गोरिथमिक बेस्ड अप्रोचेस के ऊपर बात की जाएगी, जो कि अगेन सॉफ्टवेयर कॉस्ट एंड एफर्ट एस्टिमेशन के लिए लिखी जाती हैं, लिखी गई हैं। और कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस के पर्सपेक्टिव से कुछ आर्टिकल्स देखे जाएंगे, और अल्टीमेटली उनके बारे में फिर कुछ और उनकी स्ट्रेंथ्स लिमिटेशंस वो डिस्कस हुई हुई हैं। तो नाउ मल्टीपल थिंग्स कैन कम इन टू इम्प्रूव और टू बीफ अप योर रिसर्च पेपर। बट फोकस किस चीज के ऊपर है कि यू आर गिविंग योर ट्री डायग्राम, कि मैं किस पूरे डोमेन के किस एरिया को डिस्कस करने जा रहा हूँ। देन कम्स द मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी के अंदर यू हैव टू गो फॉर द प्रिज्मा 2020 मेथड और बारबरा किचनम मेथड, एंड डिस्क्राइब कि मैंने आर्टिकल्स जो हैं वो किस बुनियाद पे कहाँ से शुरू किए, और अल्टीमेटली मैं किधर आके क्लोज कर रहा हूँ फॉर द आइडेंटिफिकेशन, स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, सो इसके अंदर वही सारी बातें हुई हुई हैं, उन्हीं की ब्लॉक डायग्राम बनी हुई हैं। और अगेन देखें यहाँ रिसर्च क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव से रिसर्च मेथडोलॉजी डिफाइन हुई है कि कौन कौन से रिसर्च स्ट्रिंग्स मैं लेके चलूंगा, क्या क्या मेरे सर्च क्वेरीज होंगी, मैं किन बुनियादों पे आर्टिकल सिलेक्ट करूंगा, क्वालिटी असेसमेंट करूंगा, और उसके अंदर से डाटा एक्सट्रैक्ट करके अपने रिजल्ट सिंथेसाइज करूंगा, या बातें करूंगा, या डिस्कशंस करूंगा। ठीक है, सो दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ एसएलआर। और अगेन इसके बारे में फिर डिटेल्स हैं कि जी कौन कौन से डाटा बेसिस डिस्कस किए गए हैं। आई ट्रिपल एक्सप्लोर को देखा गया है, स्प्रिंजर को देखा गया है, साइंस डायरेक्ट को देखा है, एसीएम डिजिटल लाइब्रेरी को देखा है, हिंदावी को देखा है, और इसके अंदर रिस्पेक्टिव जो आपके क्वेरीज हैं उनको सर्च किया गया है। सर्च करके यहाँ पे वो सारे के सारे आपको सर्च वर्ड्स मेंशन किए हुए हैं कि किन किन चीज़ों को, लेफ्ट साइड पे अगर आप देखते हैं तो आप आई ट्रिपल एक्सप्लोरर को कैसे यूज़ किया गया है, ऑल मेटा डाटा, सॉफ्टवेयर एफर्ट एंड सॉफ्टवेयर एफर्ट एस्टिमेशन, सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन, ये सारे सर्च वर्ड्स डाल के आर्टिकल्स को सर्च किया है। और अल्टीमेटली बाकियों का भी मेंशन है इसी तरीके से। सिमिलरली इस टेबल के अंदर फिर कुछ डिटेल्स दी हुई हैं कि इनके अंदर से किस तरह की स्टडीज जो हैं वो किस नंबर पे इन इन सर्च क्वेरीज पे फिगर आउट हुई हैं, और फिर अकॉर्डिंगली आइडेंटिफाई उनमें से कुछ की गई हैं, फिर उसमें से कुछ स्क्रीन की गई हैं, कुछ इंक्लूड कुछ एक्सक्लूड की गई हैं। अल्टीमेटली कुछ फाइनल रिजल्ट्स जो हैं वो इस टेबल के अंदर नजर आ रहे हैं कि ये रिजल्ट्स जो हैं वो बच जाते हैं। तो इंक्लूजन क्राइटेरिया डिफाइन करके
इफ यू सी नाउ दिस वन, ओपन सर्च आइटम जो है तकरीबन 10,000 1 लाख के करीब हैं। उसके अंदर से कुछ 1600 आर्टिकल्स ओपन सर्च में फिगर आउट किए गए हैं। फिर स्क्रीनिंग के बाद फर्दर कुछ चीज़ें निकल आई हैं, कुछ आर्टिकल्स रिमूव हुए हैं, कुछ आर्टिकल सेलेक्ट हुए हैं। उसके बाद क्वालिटी बेस्ड क्राइटेरिया डिफाइन करके अल्टीमेटली 52 आर्टिकल्स जो हैं कि वो फाइनली सेलेक्ट हुए हैं जिनको डिस्कस किया जाएगा। सो इसमें फिर उसमें जो क्राइटेरिया है वो मेंशन्ड है, लाइक इन्होंने पीरियड को इंक्लूड किया, लैंग्वेज को इंक्लूड किया, सोर्सेज कुछ सिलेक्टेड रखी हैं, इम्पैक्ट को देखा है, एक्सेसिबिलिटी को देखा है, रेलेवेंस को। इन फैक्टर्स के ऊपर इंक्लूजन एक्सक्लूजन को डिफाइन किया गया है। फिर डिटेल्स में उसकी डाटा सिफ्टिंग, क्वालिटी एनहांसमेंट, रेलेवेंस सारी चीज़ें देखी गई हैं और अल्टीमेटली आपके पास जो स्टडीज आ गई हैं उनकी एनालिसिस की गई है based on these factors: clarity, appropriateness, thoughtfulness, advocacy, reporting, numbering देने के बाद उन 52 आर्टिकल्स को क्वालिटी वाइज यहाँ पे इस टेबल के अंदर डिफाइन कर दिया गया है। डिटेल्स ऑफ द क्वालिटी असेसमेंट मेंशन्ड है। अगेन ये वेरी करेगा फ्रॉम ऑथर टू ऑथर। फिर शॉर्ट लिस्टेड आर्टिकल्स फाइनली आपके पास आ गए हैं और अल्टीमेटली यहाँ पे आप देखें तो ये एक क्वालिटी, इसको कहते हैं आपका, नॉट द क्वालिटी, कौन सा मैट्रिक्स हमने बनाया था, किस मैट्रिक्स की बात की थी, सिंथेसिस, सिंथेसिस मैट्रिक्स की बात की थी। तो यहाँ पे वो सिंथेसिस मैट्रिक्स जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर मेंशन्ड है और अल्टीमेटली कुछ डिस्कशंस उसके बाद उसके ऊपर पे की गई हैं कि नाउ लेट्स टेक आउट दोज रिसर्च पेपर्स एंड स्टार्ट डिस्कसिंग देम बेस्ड ऑन दी मैट्रिक्स और पैरामीटर्स विच वी हैव फिगर्ड आउट। और अल्टीमेटली उन रिसर्च क्वेश्चंस को वन बाय वन आंसर किया गया है जो शुरू में हमने डिसाइड किए थे। तो इस तरीके से ये एक SLR जो है उसको डिटेल में, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज दिस सेक्शन वेयर यू नाउ गो एंड डिस्कस योर दोज शॉर्टलिस्टेड सेलेक्टेड आर्टिकल्स। सो माय रिक्वेस्ट इज कि गो एंड रीड दिस पेपर एंड अ कपल ऑफ अदर पेपर्स जिसके अंदर लोगों ने SLR लिखे हो, ताकि आपको आइडिया हो कि SLR जो है वो कैसे लिखे जाते हैं और इसमें कितनी एफर्ट और मेहनत जो है वो लगती है, राइट। सो अल्टीमेटली इसके अंदर सारे वो गैप्स और चैलेंजेस डिस्कस करने के बाद कंक्लूजन्स ड्रॉ किए गए हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली अगर देखते हैं तो इसके अंदर आप ह्यूज डेटाबेस इज कवर्ड, 121 आर्टिकल्स जो हैं वो से इसमें से यहाँ पे मेंशन्ड है और इसके अंदर वो 52 आर्टिकल्स जो हैं वो स्पेसिफिकली ज़्यादा डिस्कस हुए हुए हैं, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। तो एनी नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन बी गिवन हेयर वंस यू गो फॉर द SLR, ठीक है जी। सो दिस इज एज फार आई वांटेड टू जस्ट रिफ्रेश इट कि SLR के अप्रोचेस कौन कौन सी हैं, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस होती हैं और थोड़ा आपको ये आइडिया हो कि ये एक अच्छा ह्यूज टास्क होता है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आपका स्वेट एंड ब्लड एंड स्वेट जो है वो लगता है, खून पसीना इसमें खर्च होता है, तब ये आर्टिकल्स जो है वो लिखे जाते हैं। So with this now we close the SLR part and now go towards the referencing standards के referencing standards जो हैं वो किस किस किस्म के हैं, उन पे किस तरह से हम बात कर सकते हैं। बट बिफोर दैट हम मैं आपको एक आर्टिकल दिखाता हूँ कि किस तरह से, क्योंकि मेरा अब आइडिया ये है कि आपने अब अपना एक लिटरेचर रिव्यू सेक्शन लिखना है ऑन योर थीम। अभी आप सब लोग अपना एक रिसर्च टाइटल फिगर आउट कर चुके हैं और उस रिसर्च टाइटल के बारे में अब आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन सेक्शन लिखना है, बिकॉज आई वुड बी इंटरेस्टेड कि अब आप अपना राइटिंग वाला पोर्शन शुरू करें जो कि आपका प्रपोजल का पोर्शन है कि यू हैव टू राइट योर प्रपोजल। सो प्रपोजल के लिए सबसे पहली चीज है कि यू हैव टू राइट दी सेक्शन ऑन इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन के अंदर जो पंच लाइंस होती हैं जो लिखी जाती हैं, वो 3 पंच लाइंस लिखी जाती हैं इंट्रोडक्शन सेक्शंस के अंदर। नंबर 1, यू इंट्रोड्यूस योर प्रॉब्लम। पहली चीज क्या होती है अलीना? सो आप जिस मसले को आप लेके चल रहे हैं उसको आप इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। एंड देन सेकंड पंच लाइन इज यू गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रॉब्लम, कि ये प्रॉब्लम आप क्यों लेके चलना चाह रहे हैं, इस पे दुनिया में डाटा क्या एग्जिस्ट कर रहा है, इस पे कहाँ कहाँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट काम हो रहे हैं। सो सिग्निफिकेंस देने के तरीका भी मुख्तलिफ हो सकते हैं। So in the introduction section, the most important 2 things is, number 1 is introduction of the problem. Number 2 is significance of the problem. And number 3 is you introduce your solution.
कि मैं इसको इस तरह से करने चाहूंगा, तो 3 5 लाइंस के इर्द गिर्द आपका इंट्रोडक्शन सेक्शन लिखा जाता है। एंड आई वुड बी इंटरेस्टेड कि एज अ असाइनमेंट, आपने अभी ये छुट्टियां जो आपकी होनी है, नेक्स्ट वीक में क्लास भी आपकी नहीं होनी, तो इसके अंदर आप इंट्रोडक्शन सेक्शन को लिखें और देन शेयर इट विद मी बिफोर द नेक्स्ट क्लास, सो दैट इट्स प्लेजरिज्म कैन बी सीन कि कैसा उसमें आपने लिखा है। एंड आई शेयर द प्लेजर रिपोर्ट विद यू। बट एम क्या है कि इन 3 5 लाइंस के इर्द गिर्द अपना इंट्रोडक्शन का सेक्शन जो है वो आप डेवलप करें, एंड इट शुड बी जनरली स्पीकिंग 2 पेजेस 2.5 पेजेस का ये इंट्रोडक्शन सेक्शन आपका होना चाहिए, जिसमें आपके वो रिसर्च पेपर्स भी डिस्कस हो जाएंगे जो आपने शॉर्टलिस्ट किए हैं, कुछ और जनरलाइज डाटा भी डिस्कस होगा, और आपका जो बेस लाइन पेपर है उसके बारे में भी आप इंट्रोड्यूस कर देंगे कि जी मैं इस तरह से लेके चलना चाहूंगा और इस मसले को हल करूंगा। राइट। सेकंड सेक्शन जो आप इसके बाद लिखेंगे वो लिटरेचर रिव्यू का सेक्शन होगा। उस लिटरेचर रिव्यू के सेक्शन के ऊपर आज हम बात थोड़ी सी करते हैं कि किस तरह से वो लिखा जाता है। ब्रॉडली स्पीकिंग लिटरेचर रिव्यू में अगर हम कैटेगरीज की बात करें कि यू हैव टू राइट आइदर द रिसर्च प्रपोजल, और यू हैव टू राइट द रिसर्च पेपर, और यू हैव टू राइट द रिसर्च थीसिस। सो अगर अगर हम रूल ऑफ थंब की बात करें तो एक रिसर्च प्रपोजल के अंदर लिटरेचर रिव्यू में जनरली स्पीकिंग यू इंक्लूड around 20 references, but those 20 references are purely the approaches and the solutions which have been given on the problem statement which you are addressing. They are not the review papers. Review papers are for general understanding of your own, कि आप मोटे तौर पे देखें कि कौन कौन से लोगों ने क्या क्या काम किए हैं, एक जगह पे आपको एक चीज इकट्ठी मिल जाए। बट इन योर लिटरेचर रिव्यू सेक्शन यू ट्राई टू फोकस ऑन दी singular methods, singular approaches given by different researchers to solve the problem which you are addressing. So literature review में रूल ऑफ थंब क्या है, तकरीबन 20 पेपर आप डिस्कस करते हैं वन बाय वन। अब वो डिस्कस कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं। मैं आपको एक एक रेफरेंस के थ्रू उसको एक एक आइडिया देता हूँ, आप उस आइडिया पे अपना काम कर सकते हैं। फर्दर आप अपने लिहाज से एज पर योर पर्सनैलिटी आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन ये कि लिटरेचर रिव्यू के अंदर अराउंड इतने रेफरेंसेस आपने इंक्लूड करने, ठीक है। तो लेट मी ओपन अ लिटरेचर रिव्यू ऑफ अ पेपर। अच्छा, ये भी आपको एक रिसर्च पेपर विजिबल होगा यहाँ पे। ठीक है जी। सो नाउ हियर यू सी दिस इज द a research paper on a specific solution of a specific problem। अब ये अल्टीमेटली एक थीसिस होता है। अब ये एक स्टूडेंट का थीसिस ही है, ठीक है। और उसके अंदर एक अप्रोच बयान की गई है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल एक्टिविस्ट ऑन सोशल मीडिया। सो द प्रॉब्लम इज हाउ टू फिगर आउट पीपल हु आर कैरिंग आउट क्रिमिनल एक्टिविटीज ऑन सोशल मीडिया। ये प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन क्या है जी। एक न्यूरल नेटवर्क बेस्ड सोल्यूशन दिया गया है जो कि एडेप्टेबल है, लेस कॉम्प्लेक्स है, और इट कैन कैरी आउट दैट आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज ऑन द सोशल मीडिया। सो दिस इज अ थीसिस टाइटल, राइट। सो इस पर्पस के लिए जब इसको आप लिखते हैं तो आपने अगेन एब्स्ट्रैक्ट, तो हम बाद में हम जब इनके अलग चीजों पे आएंगे, एब्स्ट्रैक्ट पे मैं बात खुद नहीं करना चाह रहा पर्पसफुली, इसमें हम बाद में बात करेंगे। मैं इंट्रोडक्शन पे आ जाता हूँ डायरेक्ट। कि हमने कहा जी इंट्रोडक्शन सेक्शन कैसे लिखा जाएगा।
कि आप उसके अंदर तीन मोटी बातें करेंगे। एक है यू विल इंट्रोड्यूस द प्रॉब्लम, then you will give the significance of the problem, then you will give the introduction of your solution, not solution, यहाँ solution नहीं आ रहा अभी, यहाँ introduction of the solution आ रहा है। तो देखें अब इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे जो आर्टिकल ये लिखा गया है इसके अंदर भी इसी को फोकस करके इन तीन पंच लाइंस के तहत चीजें लिखी गई हैं। लाइक इसका आप देखें, पहला आर्टिकल, पहला पैराग्राफ जब आप पढ़ते हैं तो लिखा है द प्रेजेंस ऑफ क्रिमिनल्स एंड टेररिस्ट इन द ऑनलाइन वर्ल्ड इज नॉट न्यू बट द करंट ट्रेंड ऑफ सोशल मीडिया एनहांस देयर इंटरेस्ट इन द ऑनलाइन कम्युनिटी। तो देखिए ये बातें क्या हो रही हैं, ये प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि यार प्रॉब्लम जो है वो है क्या। तो उसके पहली तीन लाइनों से, अब रही बात आप पूरा पेपर पढ़ेंगे तो आपको पता चीजें पता चलेंगी, बट पहली बात जो हो रही है वो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो आपने भी अपने प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस करना होता है सबसे पहले। अब वो हर एक ने अपने अपने तरीके से करना है, कोई फिक्स तो नहीं होगा, लेकिन ये कि इंट्रोड्यूस करना है। और जब हम आगे आते हैं तो मैंने कहा जी कि नो व्हाट यू गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रॉब्लम। तो देखिए इसके अगले पैराग्राफ में ही यहाँ पे देखें, इधर लिखा, अगर आप देखते हैं इस जगह पे पढ़ते हैं राइट कॉर्नर पे नीचे, मैनी practical social hate campaigns have been observed recently in countries like US, UK, France, Egypt, Syria and Pakistan। और जब नीचे आते हैं तो देखिए इनके कुछ ग्लिम्पसेस दिए हुए हैं। लाइक ये क्या चीज है, दिस शोज द पिक्चर्स ऑफ द ऑनलाइन अकाउंट्स ऑफ सर्टेन पीपल एंड उनके जो स्नैपशॉट्स हैं। फिगर का टाइटल है सोशल मीडिया कंटेंट ऑफ टेररिस्ट ग्रुप्स एक्टिव इन पाकिस्तान, और उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ही चल रही है, प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ब्लास्फेमी के बारे में बात की हुई है, नीचे आते हैं और अल्टीमेटली इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर डिस्कशन शुरू कर देते हैं कि जी ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ये वही इसके स्नैपशॉट्स हैं कि वो क्या कर रहे हैं, और प्रॉब्लम जो है वो काफी सीरियस है, एक्सटेंसिव है। ठीक है अलीना, नींद आनी शुरू हो गई आपको? पानी तो नहीं पीना? So now these figures are showing the social media contents of some of the banned organizations which are active in Europe and Middle East। कुछ पाकिस्तान के बात की हुई है। तो क्या चीज है यहाँ पे, इंट्रोडक्शन भी दी जा रही है और उसकी सिग्निफिकेंस भी बताई जा रही है कि ये प्रॉब्लम दुनिया भर में एग्जिस्ट कर रहा है, सिर्फ हमारा मसला नहीं है, हर जगह पे ये प्रॉब्लम है। ऑनलाइन क्रिमिनल्स एक्टिव हैं जो कि लोगों को, मासूम लोगों को बरगलाते हैं और उनको अपने किसी खास कैंपेन का हिस्सा बनाने की कोशिश करते हैं यूजिंग दीज मीडियम्स। सो इसके बारे में ये डिटेल्ड बात हुई हुई है। और उसके बाद फिर इसी के अंदर जो है थोड़ा सा डिस्कशन की हुई है कुछ ऐसे सॉल्यूशंस की। तो बंद कर। तो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बयान किए गए सिग्निफिकेंस के लिए, और फिर उसके बाद कुछ आपको इसके अंदर नजर आएंगे कुछ पेपर्स रेफर करके उनकी टेक्निक्स को भी डिस्कस किया है इसी इंट्रोडक्शन के अंदर। उनका एम क्या होता है, वो ये इस मकसद से बयान किए जाते हैं कि वो बेंचमार्क पेपर होते हैं या वो प्रोमिनेंट पेपर्स या सोल्यूशंस होते हैं जो कि इंडिकेट कर रहे होते हैं कि ये रीजन वाइज अमेरिका में भी लोग सॉल्व कर रहे हैं, एशिया में भी सॉल्व कर रहे हैं, यूरोप में भी सॉल्व कर रहे हैं। तो वो रिसर्च पेपर ये इंडिकेशन देते हैं कि प्रॉब्लम के ऊपर काम हो रहा है। ये लिटरेचर रिव्यू नहीं है, बट इंट्रोडक्शन के अंदर बताने का मकसद ये होता है कि एक डाइवर्सिटी शो करने की कोशिश की जाती है कि ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जिसको लोग सॉल्व करना चाह रहे हैं, इसलिए रिसर्च पेपर्स भी इंक्लूड किए जाते हैं। अल्टीमेटली एंड पे जब हम आते हैं तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि जी इस इंट्रोडक्शन सेक्शन के एंड के ऊपर जो आपका जो सोल्यूशन देने की कोशिश की गई है उस पेपर के बारे में, उसके प्रपोज अप्रोच को भी जो है थोड़ा सा डिस्क्राइब किया गया। देखिए लास्ट पैराग्राफ देखें आप राइट साइड पे। In this paper, a novel framework based on a combination of feature extraction and classification algorithms is introduced for the classification of text. We propose a novel feature extraction algorithm to extract suitable features and train SVM for classification purposes। आए बाय ठीक है, मतलब जो चीज है उसके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस किया गया जी किस तरीके से वो ये अप्रोच जो है वो काम करेंगे। अपने अप्रोच को इंट्रोड्यूस किया गया है, डिटेल नहीं बताई बट इंट्रोड्यूस किया गया है। It also avoids retraining through altering the contents of input arrays. Experiments are conducted on the data collected from the official social media accounts of criminal and terrorist groups.
active in Middle East, Africa, Afghanistan, and Pakistan. Data is labeled as malicious and non-malicious with the help of FIA, cybercrime experts. Performance of the proposed approach is evaluated against both the feature extraction approaches and some other popular machine learning algorithms like this. तो क्या किया जी इस पैराग्राफ में या दो पैराग्राफ में आपने अपनी अप्रोच को इंट्रोड्यूस कर दिया। ऑब्जेक्टिव्स बता दिए कि मेरे इस रिसर्च पेपर की कुछ ऑब्जेक्टिव है, मैं इनमें क्या क्या बातें करूंगा, वो ऑब्जेक्टिव्स भी आपने इसमें मेंशन कर दिए। ये 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं। और फिर अपने पेपर की आपने डिस्ट्रीब्यूशन बताइए कि जी मेरा पेपर में सेक्शन 2 के अंदर लिटरेचर रिव्यू है, 3 के अंदर मेथोडोलॉजी है, 4 के अंदर इसके रिजल्ट्स हैं, 5 के अंदर कंक्लूजन है। तो देखिए इंट्रोडक्शन में क्या हुआ, इस पेपर में क्या किया गया, प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस किया गया, सिग्निफिकेंस को बताया गया। सिग्निफिकेंस बताने के तरीके क्या थे, आपने डाटा के ऊपर बात की और आपने उसके सॉल्यूशंस की बारे में भी बात की कि लोगों ने इस पे क्या क्या काम किया हुआ है फ्रॉम द डाइवर्सिटी पर्सपेक्टिव। और फिर आपने अपने सॉल्यूशन को भी इंट्रोड्यूस कर दिया कि जी मैंने कुछ इस तरह से करने की कोशिश की, एंड देन अपने उस सेक्शन को आपने क्लोज किया कि मेरा बाकी पेपर जो है वो इस तरह से फैला हुआ है। ठीक है, साथ खड़ा होना चाह रहे हो? ठीक। ओके, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन सेक्शन विच यू राइट। इसी तरह का इंट्रोडक्शन सेक्शन आपने लिखना है बिफोर वी गो फॉर द नेक्स्ट क्लास। यू हैव 2 वीक्स ऑलमोस्ट, अगला क्लास नहीं है तो उसके बाद 7 दिन और होंगे आपके पास। सो व्हाट यू डू, डिफाइन योर टॉपिक टाइटल एंड देन राइट द इंट्रोडक्शन सेक्शन, राइट। और लिटरेचर रिव्यू भी लिखना है आपने, ये 2 सेक्शंस आपने लिखने हैं। मैं लिटरेचर रिव्यू पे आ रहा हूँ कि उसको कैसे लिखना है। मैंने कहा कि 20 पेपर आपने डिस्कस करने हैं इन द लिटरेचर रिव्यू। एज एट फर्स्ट स्टेज, चूंकि भी आपकी पहली स्टेज है, आई वुड से ओके डू नॉट गो फॉर दी 20 पेपर्स, आप अराउंड 5 से 10 पेपर्स डिस्कस करेंगे लिटरेचर रिव्यू के अंदर। ठीक है, अब उसका तरीका क्या है वो हम यहाँ पे देखते हैं। जब आप अपने रिलेटेड सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो देखिए आप यहाँ पे रिलेटेड सॉल्यूशंस पे बात होगी, रिलेटेड वर्क में रिलेटेड सॉल्यूशंस पे बात होगी। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे बात कैसे शुरू की गई है। In the last decade, text classification remained a hot topic for research. It is used for different purposes like sentiment analysis, brand analysis, opinion mining, classification of new articles as sports, politics, economics. In the same way, text produced by social media are analyzed for emotion detection, sentiment analysis, investigation, identification of malicious contents of criminals and child abusers. ठीक है ना, आगे कॉन्टेक्स्ट बिल्ड किया जा रहा है कि अब मैं उन अप्रोचेस के बारे में बात करूंगा जो कि इससे रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब इसके अगले पैराग्राफ पे आ जाते हैं। तो अब 1 बाय 1 उन पेपर्स को डिस्कस किया जाएगा। अब देखिए जब पेपर्स डिस्कस होते हैं ना, तो पेपर्स एक खास टोन में, सिंगुलर टोन में डिस्कस नहीं होते। यू ट्राई टू मिन्स योर वर्ड्स, ट्राई टू मिक्स योर एक्सप्लेनेशन मेथड। क्योंकि जी एक पेपर है वो इस तरीके से बात कर रहा है, एक और ऑथर्स का ग्रुप है वो इस तरीके से बात कर रहा है। सो अंग्रेजी में जरा वो फोकस करना है आपने। शुरू में देखें ब्रॉड सारे लिटरेचर की मोटी बात की है, इन लिटरेचर 14-15 कोई बात हुई है। उसके बाद मैं अब आ जाता हूँ जी कि यहाँ पे पहला पेपर अब डिस्कस होना शुरू होगा। यहाँ पे Shah et al. Create a multilingual sentiment lexicon with intensity weights to classify social media contents as high extreme, low extreme, moderate, and neutral. The accuracy up to 82% is achieved with machine learning classifiers using this approach। और फिर रेफरेंस दिया हुआ है 7 नंबर। अब आप देखें इसमें इसमें क्या क्या चीज डिस्कस हुई है। ये एक तो पहली बात ये कि रेफरेंस 7 से आया है। अब रेफरेंस 7 डिटेल में कहीं गिवन होगा। फिर उसमें जो बातें की हैं वो क्या बातें की हैं, इसके अंदर शुरू किया कि ऑथर से शुरू किया कि इसके कुछ ऑथर्स हैं। शाह एटल मींस शाह एंड अदर्स। जब ऑथर्स 3 से ज्यादा हो, 3 या 3 से ज्यादा हो, तो एटल का वर्ड यूज किया जाता है। तो शाह एटल ने कोई काम किया है उसके बारे में बात हो रही है, प्रेजेंट टेंस यूज हो रहा है, प्रेजेंट टेंस यूज हो रहा है, पास्ट टेंस यूज नहीं हो रहा। ये पेपर पुराना होगा बट चूंकि जब पढ़ा गया तो अभी पढ़ा गया है ना, तो अभी लिखा जा रहा है, तो इसलिए ये याद रखें कि लिखने में हमेशा प्रेजेंट टेंस यूज होता है, पास्ट टेंस यूज नहीं किया जाता है, अवॉइड किया जाता है। तो शाह एटल क्रिएट अ मल्टीलिंगुअल सेंटिमेंट लेक्सिकन। अब उसके अप्रोच के बारे में बात हो रही है कि उसने क्या अप्रोच यूज की है और उस अप्रोच के यूज करने के कुछ खास
रिजल्ट्स आ रहे हैं और कुछ बेंचमार्किंग परफॉर्मेंस रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो इंक्लूड किए और अल्टीमेटली उसको रेफर कर दिए। तो आपने भी जो पेपर शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं उनमें से उनकी अप्रोच को फिगर आउट करना है कि ये क्या अप्रोच यूज कर रहे हैं, और फिर इनके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं हाईलाइट करें और उनको शॉर्टली यहाँ पे अपने रेफरेंस में डालें। यदि ये ट्राई टू इंक्लूड 3-4 लाइन्स ऑन दैट पेपर, ऑन दैट सोल्यूशन विच यू आर रीडिंग, जिसकी तरह का सोल्यूशन आप देंगे, क्योंकि मैं भी इसी तरह का सोल्यूशन दूंगा ना, तो मैंने इनके पेपर को पढ़ के पहले इसके ऊपर बात की। अगला देखते हैं, देखे जी अब आगे इसी पैटर्न पे दोबारा अगला पेपर नहीं डिस्कस हुआ हुआ कि जी दोबारा मैं लिखता हूँ कि जी अब अगला बंदा है शेज एटल, डू समथिंग और रेफरेंस। वहां देखे एक डिफरेंट तरीके से बात हुई है, वहां बात हुई कि शेज एंड फेलो वर्कर्स, अब एटल का वर्ड निकाल दिया, मिक्स किया, अप्रोच को मिक्स किया। प्रेजेंट अ रिव्यू ऑफ स्पेशल फीचर्स एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स फॉर हैंडलिंग एम्बिग्यूटी ऑफ वर्ड्स। नंबर 8 रेफर कर दिया और डिटेल नीचे लिखी है, टू एड्रेस द इशू ऑफ कंटेक्चुअल पोलैरिटी, दैट इज अ सेंटिमेंट बीइंग पॉजिटिव इन वन डोमेन एंड नेगेटिव इन अदर डोमेन, रिचर्ड एंड को ऑथर्स। ये अगला रेफरेंस आ गया, वहां वो रेफरेंस क्लोज हो गया। तीसरे पेपर को बताने के लिए एक और अप्रोच, एक और तरीका इस्तेमाल किया गया। पहले प्रॉब्लम को डिफाइन किया और फिर लिखा है कि जी रिचर्ड एंड को ऑथर्स अडॉप्ट हायरार्किकल क्लासिफिकेशन एंड टेक्स्ट माइनिंग। They use three filtering schemes to progressively classify text with respect to the contextual polarity and frequent term of documents. Number 9 तीन पेपर रेफर हुए, तीनों पेपर डिफरेंट तरीके से रेफर हुए, डिफरेंट तरीके से बयान किए गए, अंग्रेजी लिखी गई है, तो आपने भी डिफरेंट तरीके से ही ये चीज लेके चलनी। यू कैन यूज चैट जीपीटी, बट फर्स्ट राइट योरसेल्फ एंड देन आस्क इट टू improve your language, बिकॉज इट इज वंस इट इज प्लेजराइज्ड, जब ये चेक किया जाए प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर पे तो चैट जीपीटी इंडिकेट कर देता है कि ये उससे लिखा गया। तो आपने उसको ये उससे लिखवाना नहीं है कि आप लिख के दें, लिखना आपने लैंग्वेज इंप्रूवमेंट के लिए। आप जब कहेंगे तो दैट वुड वोंट बी शोन इन दी प्लेजरिज्म, आपकी तरफ से आए। पेपर आप पढ़े, पेपर पढ़ के उसकी आप जो आपने चीज निकालनी है हाईलाइट कर लें और वो अपनी जुबान में आप लिख लें। जब लिख लें फिर आप अपने किसी एआई टूल को बताएंगे जी इसकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, अंग्रेजी अच्छी कर दो, वो अच्छी कर दें, वो ठीक है। इसमें फायदा क्या होगा कि आपने पढ़ा है ना, तो आपको समझ तो आई कि क्या लिखा हुआ। अगर आप सारा काम, लोग ये काम करते हैं कि सारा काम एआई टूल्स से करवाते हैं, फिर आपकी इनपुट जीरो हो जाती है। फिर जब आप यहाँ खड़े होकर अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे ना, इधर आप फंस जाएंगे, बिकॉज अल्टीमेटली आपने वेरीफाई करना है अपने काम। सो आसानी एक स्टेज पे तो मिल जाएगी, बट उस आसानी कहीं और जाके आपको डस लेगी। तो इसलिए थोड़ी सी मेहनत भी करें, टूल्स को यूज भी करें, कोई मना नहीं करता टूल्स को यूज ना करें, करें इंटेलिजेंटली यूज करें, आप अपने आप को पॉलिश करके यूज करें। ठीक है, मैंने यही कहा ना कि अगर आपने खुद दिया ना उसको कि जी 4 लाइनें लिख के खुद दिए और आप उससे ये कहते हैं कि जी अब मुझे इसकी अंग्रेजी ठीक कर दो, ये चीज आपकी है ना। तो मेरी बात मान लें या अपनी बात मुझे बता दें आप, अगर मेरी बात नहीं माननी तो फिर आप मुझे वेरीफाई करें, प्रूव करें कि जी ऐसा ही होता है। हिस्ट्री में क्यों चला जाएगा, आपका कंटेंट है, आपका कंटेंट है, उसकी हिस्ट्री में जाता रहे, हमें जाता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अपना कंटेंट वहां से लेके लिख लिया है, बहुत ही अच्छा। आप यूज ना करें, आप ये कहना चाह रही हैं कि मैंने यूज नहीं करना, ना करें, मैं तो इसके हक में हूं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप यूज ना करें। मैं आपको ये बता रहा हूं कि अंग्रेजी इंप्रूवमेंट के लिए एआई टूल्स यूज किए जा सकते हैं, इनमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि अंग्रेजी मेरी आपकी अच्छी नहीं है, फ्रांसीसी मेरी आपकी अच्छी नहीं है। तो अगर एक टूल मुझे असिस्ट कर रहा है, मेरी जुबान को अच्छा कर रहा है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि कंटेंट मैंने दिया उसको। आई हैव टोल्ड के यार ये 4 लाइनें मैंने लिख ली हैं टूटी फूटी अंग्रेजी में, इसकी अंग्रेजी अच्छी कर दो। तो मेरा कंटेंट है, जेन्युइन मेरा कंटेंट है, उसका नहीं है। तो चाहे वो उसके रिकॉर्ड में आता रहे, वो कहीं शो नहीं हो। ठीक है, और आप इस पे एक एक्सपेरिमेंट करके देखें ना। सर मैंने रिसेंटली किया है ना इसको नाम से कुछ, तो मैंने लिखी है, समरी मैंने लिखी है, तो मैंने उसको ना दोबारा रीजनरेट मतलब इंग्लिश ठीक करवाई है इसको।
देखिए रीजनरेट में नहीं देखिए बड़ा एक डिफरेंट चीज है। एक होता है कि आप उससे रीजनरेट करा रहे हैं, रीजनरेट का मतलब ये है कि उससे आप कह रहे हैं कि तुम लिख के दो मुझे। इंग्लिश इम्प्रूव करवा रही थी। अच्छा, फिर वो शो हो रही है। नहीं, मेरे ख्याल में मुझे ये बोला है कि आपका एआई टैग ना हो जाए तो बस हो जाए, देखिए assumption इज द मदर ऑफ ऑल फक अप्स। एक्सपेरिमेंट करें ना पहले आप। अभी हवा में तीर मार रही हैं आप मेरे सामने, हवा में तीर नहीं चलेंगे। मुझे सॉलिड बात करनी है आपने। सॉलिड बात ये है कि आप ये करें, करके उसका एक प्लेजरिज्म रन करें, एंड देन कम बैक के सर ये अब किया है तो इसमें प्लेजरिज्म शो हो रहा है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि शो नहीं होगा क्योंकि आपने उससे कोई चीज नहीं मांगी है, आपने अपनी चीज इंप्रूव कराई है। इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं आपकी आसानी कर रहा हूँ, अपनी आप आसानी को खत्म करना चाह रही हैं। सर से जब आप मेरी जगह आके पढ़ा लें, फिर मैं उधर जाके बैठ जाता हूँ। मेरी बात मान लेना फिर। ठीक है, तो आप जाके एक्सपेरिमेंट कीजिए और फिर उसके बाद मुझे भी वेरीफाई करें कि सर मैंने किया है, मुझे तो ये समझ नहीं आया या नहीं हुआ। ठीक है, आपकी जो दोस्त या सहेली आपको बता रही है वो गलत बता रही है। ओके जी, सो नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जी यू हैव टू मिक्स दी स्टेटमेंट्स वंस यू राइट द लिटरेचर रिव्यू। यू हैव टू मिक्स दी स्टेटमेंट्स ताकि एक सिंगुलर स्टाइल में आपकी डॉक्यूमेंट जो है वो नजर ना आए। ये ना होगा जी पेपर वन सेज दिस, पेपर टू सेज दिस, यानी आप रेफरेंस लिखें। लोग इस तरह बहुत सारे काम करते हैं कि दे जस्ट राइट दी, टेक दी पेपर और एक आप कहें कि एक मोनोटोनस टोन के अंदर एक ही स्टाइल में अपने पेपर्स को लिखते चले जाते हैं। तो यूं नहीं करना आपने। सो हियर दिस इज अ रेफरेंस। इसमें अगर हम और नीचे जाते जाएं तो चीजें मिक्स होती जाएंगी। लाइक अभी तक अगर आप देखते हैं तो इस जगह पे फिर दोबारा बात की हुई है कि जी एक और तरीके से एक चीज मेंशन हुई है कि देयर आर सम इंटरेस्टिंग अप्रोचेस फाउंड इन द लिटरेचर टू सॉल्व अबव मेंशन्ड इश्यूज लाइक 13 यूजेस हैशटैग एज एन इंडिकेटर टू आइडेंटिफाई मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट्स इन ट्वीट्स। तो अब यहाँ पे ऑथर्स के नाम नहीं है, डायरेक्ट पेपर का रेफरेंस इंक्लूड किया हुआ है। फिर आगे बात की हुई कि व्हाइल ऑथर्स इन 12 सजेस्ट अ टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग framework for text mining on big data infrastructure to reduce the computation time। नई बात की हुई है। ठीक है, फिर आगे विभा एंड colleagues present an overview of various feature selection techniques like Gini index, information gain, chi-square, term frequency, inverse document for text classification। एक और तरीके से एक और पेपर रेफर हुआ हुआ है। सो इस पर्टिकुलर मिसाल को दिखाने का मकसद ये है कि लिटरेचर रिव्यू में मोनोटोनस टोन नहीं आनी चाहिए। मिक्स तरीके से आपने बात करनी होती है या रेफर करना होता है, और उसके अंदर से जो कंटेंट निकालना होता है वो मेथोडोलॉजी निकालनी होती है और उसकी परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग निकालनी होती है। ये सोल्यूशन जिसने दिया है उसके मेजर स्टेप्स क्या किए हैं उसने, और अल्टीमेटली उसका जो आउटपुट आ रही है उसमें एक्यूरेसी क्या है, प्रिसीजन क्या है, उसके परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स जो भी हैं। वो जरूरी नहीं कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन ही हो, कुछ भी और हो सकती है। वो क्या चीज है ये, और अगर कोई नेगेटिव चीज है तो वो भी मेंशन करेंगे। ओके, ड्रॉबैक भी है उस पेपर के अंदर, उस काम के अंदर, वो ये है। सो इस तरीके से लिटरेचर रिव्यू जो है वो लिखा जाता है। और इफ आई जस्ट शॉर्टन इट अगेन, सो इस रिलेटेड वर्क को आप अगर गौर करेंगे, अब ये चूंकि एक जर्नल पेपर है इसके अंदर ज्यादा रेफरेंसेस हैं, और मैंने जिस तरह कहा था कि जी इसको अगर हम देखते जाएं तो ये मुख्तलिफ रिसर्च पेपर्स के बारे में बात हुई हुई है, और अल्टीमेटली ये यहाँ पे आके जो आपकी अपनी मैथोलॉजी पेपर की है वो डिस्कस हुई हुई है, बट उससे पहले जो है ये सारे रिसर्च पेपर्स ही डिस्कस हुए हुए हैं। और इसका जो कंक्लूजन या फाइनल स्टेटमेंट है जहाँ पे ये बंद होता है, खत्म होता है, अगर आप देखेंगे तो ये भी अगेन एक फाइनल रिसर्च पेपर यहाँ पे डिस्कस हुआ हुआ है जो कि 37 नंबर है। और वो ये है कि जो रिसर्च एक्सटेंसिवली फोकस्ड ऑन द लॉ एनफोर्समेंट साइबर क्राइम स्पेशलिस्ट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज एटसेट्रा एटसेट्रा। और अल्टीमेटली आगे फर्दर कोई और बात नहीं की हुई, और फिर अगला सेक्शन शुरू हो जाता है जो कि प्रोपोज्ड मेथडोलॉजी है आपकी अपने काम की। और अगर यहाँ नंबर पे आप गौर करें तकरीबन 37, मोटे तौर पे मैंने कहा था कि जी जो या ब्रॉड फिगर है कि जब आप अपना एक रिसर्च पेपर लिखते हैं तो रिसर्च पेपर में अराउंड 40 प्लस रेफरेंसेस आप डिस्कस करते हैं। तो दिस इज शोइंग कि अराउंड
40 प्लस माइनस रिसर्च पेपर जो है वो इस रिसर्च पेपर में डिस्कस हो गए हैं। इसके बाद तो आपका अपना मेथड शुरू हो जाएगा ना, तो रेफरेंसेस खत्म हो चुके होंगे। तो अराउंड 37 अगर फ्लो में जाए तो ये 37 है। आई डोंट नो, इसमें शायद से ज्यादा भी होंगे। इफ आई गो बैक एट द एंड एंड सी द रेफरेंस सेक्शन, तो 37 है। ठीक है जी, एग्जैक्टली 37 रेफरेंसेस। इससे पहले मैंने बात की थी रिसर्च प्रपोजल की। रिसर्च प्रपोजल में अराउंड 20 के करीब रेफरेंस होते हैं, रिसर्च पेपर में अराउंड 40 प्लस रेफरेंसेस होते हैं। ठीक है, और रिसर्च पेपर चूंकि निकल रहा होता है एक थीसिस के अंदर से, सो थीसिस में भी अराउंड 40 प्लस रेफरेंसेस होते हैं। ज्यादा भी हो सकते हैं, बट अराउंड 40-50 के करीब रेफरेंसेस जो है वो आपने डिस्कस किए होते हैं। ठीक है जी, सो दिस इज एज फार एज द लिटरेचर रिव्यू एंड इंट्रोडक्शन बोथ सेक्शंस आर कंसर्न्ड। अच्छा, अभी आज हम इतना ही रखते हैं बिकॉज अब टाइम कम रह गया है, और मैंने आपको आपके मिड टर्म के पेपर्स दिखाने हैं। तो इसमें एक चीज तो अब मैं जो इधर आपको सिर्फ जो आपको मैं असाइनमेंट देना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप लोगों ने अपने टॉपिक के ऊपर इंट्रोडक्शन सेक्शन लिखना है 2 से ढाई पेज का। फिर आपने लिटरेचर रिव्यू लिखना है अगेन 2 से ढाई पेज का, जिसमें आप कोशिश करें कि तकरीबन 10 रेफरेंसेस जो हैं वो इंक्लूड करें, और वो रेफरेंसेस जो हैं वो आपके एंड पे रेफरेंसेस सेक्शन के अंदर शो हो। ये डॉक्यूमेंट मुझे आपने बिफोर वी गो फॉर द नेक्स्ट क्लास सबमिट करनी है इन द नेक्स्ट 2 वीक्स। इट हैज गॉट इट्स ओन ग्रेडिंग। तो दिस इज एज फार एज योर टास्किंग इज कंसर्न। अब कोई सवाल आपका है तो आप पूछ। सर इसमें इंट्रोडक्शन में आप एक रेफरेंस है जो देते हैं, वो जरूरी होता है देना, या वो इसलिए जरूरी होता है, अगर आपने मेरी बात गौर से सुनी हो तो मैंने ये कहा था कि आप डाइवर्सिटी ऑफ लिटरेचर शो करते हैं वहां, तो वहां आप कुछ कुछ मोटे प्राइमरी किस्म के काम बताते हैं, रीजन वाइज कोशिश करते हैं ताकि इंपॉर्टेंस हाईलाइट हो। और फिर फर्दर और पेपर्स उनके अंदर होते हैं जो कि आगे लिटरेचर रिव्यू में आप डिटेल्ड में बताते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन ये है कि जो पेपर आपने उधर रेफरेंस दिया होता है आगे भी दे सकते हैं, दे सकते हैं, दे सकते हैं। और कोई क्वेश्चन दिया? अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन जी? ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड प्लीज? नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है सर। नो क्वेश्चन प्लीज। अच्छा, जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं बिलाल एंड हमजा, काइंडली आपसे मेरी एक आपकी एक्स्ट्रा टास्किंग ये है कि आपने एचईसी का जो ग्रेजुएट एजुकेशन पॉलिसी है वो आपने फिगर आउट करनी है, और उसके अंदर से आपने पीएचडी से मुतालिक जो डिटेल्स हैं उस पे एक कहेंगे छोटा सा एक डिस्क्रिप्टिव आर्टिकल लिखना है कि वो क्या बयान कर रहा है, हाउ दी पीएचडी वैल्यूएशन, पीएचडी सिलेक्शन एंड इट्स इवैल्यूएशन प्रोसेस गोज ऑन। और उसका एक कंपैरिजन ड्रॉ करना है विद द यूनिवर्सिटी पॉलिसी ऑफ अबासीन, के यहाँ पे जो इस वक्त पॉलिसी फॉलो हो रही है फॉर पीएचडी एंड इट्स इवैल्यूएशन, वो कहाँ कहाँ पे मैच कर रही है, कहाँ कहाँ पे उसमें कोई डिफरेंस है, और डिफरेंट स्टेजेस जो है वो पीएचडी की क्या क्या है। लाइक आप जिस प्रोसेस से गुजरेंगे उसमें आप इस वक्त किस स्टेज पे हैं, और अगली बेंचमार्किंग क्या है आपकी। आपकी नेक्स्ट से फॉर एग्जांपल ग्रेजुएट स्टडीज कमेटी बननी है, उसमें कौन कौन से मेंबर्स होंगे, और वो किस वक्त अनाउंस हो जानी चाहिए। अगर आपका नेक्स्ट स्टेज जो है वो प्रपोजल डिफेंस है तो वो किस स्टेज पे हो जाना चाहिए। इस पर्सपेक्टिव से आपने एक कंपैरेटिव एनालिसिस आफ्टर गोइंग थ्रू थ्रू बोथ दी डॉक्यूमेंट्स वो सबमिट करना है बाय दी नेक्स्ट क्लास। प्रोबेबली आई विल टेक अ प्रेजेंटेशन ऑन दैट एज वेल। राइट सर। ठीक है जी, दिस इज फॉर हमजा एंड बिलाल बोथ। राइट सर। और आप लोगों का जो एक और काम है, जो आपके ऑनलाइन कोर्सेज आप कर रहे हैं, काइंडली उनकी भी कुछ डिटेल्स शेयर कीजिए ताकि वो अकॉर्डिंगली यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज के साथ जो है वो शेयर की जा सके कि ये एक्स्ट्रा कोर्सेज आप पढ़ रहे हैं, जो कि आपको सुटेबली वो उसका कहीं क्रेडिट जो है वो मिले। राइट सर, वो भी कर देते हैं।
तो दैट इज ऑल फॉर यू टू। और एनी अदर क्वेश्चन जी फ्रॉम द अदर पीपल जो कि ऑन बोर्ड है इस वक्त? आमिर, इकरा? No, sir, no question.